Hello friends, welcome back to Fun and Chill. So today we will talk about the movie तुम्बाड़. बेसिकली ये काफ़ी अंडररेटेड मूवी है. आपने कई बार सुना होगा कि इसे ऑस्कर भी मिलना चाहिए था. इतनी शानदार मूवी को कम रेटिंग होने के बावजूद भी इसे पब्लिक का उतना प्यार मिला जितना कि उसे मिलना चाहिए था. एनीवेज विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो इस पूरी कहानी को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर इसका फर्स्ट चैप्टर हमें दिखाया जाएगा 1918 का, फिर हमें दिखाया जाएगा 1933 का और फिर आएगा 1947 का. सो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम इसके लीड कैरेक्टर यानी कि सोहम शाह को देखते हैं, जो अपने बेटे को बताते हैं कि आज से सदियों पहले एक पूर्ति की देवी हुआ करती थी. उस पूर्ति की देवी के पास में अनाज और सोने का अपार भंडार था. जिस वक्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उस वक्त पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, मगर उनका सबसे फेवरेट था उनका फर्स्ट बच्चा जिसका नाम था हस्तर. धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो हस्तर ने अपनी ही माँ यानी कि पूर्ति की देवी का सोना चुराने की कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी हो गया. फिर वो अनाज की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ पर मौजूद बाकी सभी देवी देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और उसे कई सारी धूल के कणों में बांट दिया. और अब बस एक आखिरी प्रहार से उसका पूरा जीवन अंत होने वाला था. मगर तभी पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया. मगर उसे बचाने के पीछे पूर्ति की देवी की एक शर्त भी थी कि तुम्हें आज से कोई भी नहीं पूजेगा और साथ ही पुस्तक और पुराणों में तुम्हारा कभी भी नाम नहीं लिया जाएगा. मगर कुछ समय पहले सोहम शाह यानी कि विनायक राव के पूर्वजों ने ही हस्तर का एक मंदिर बना दिया और उन्हें पूजने लगे. इस बात से देवता काफी नाराज हो गए और उनका गुस्सा तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरसा. अब यहाँ पर ऑडियंस का रिटेंशन क्रैप करने के लिए एक लाइन बोली गई है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है. अब यहाँ पर ऑडियंस का रिटेंशन क्रैप करने के लिए एक लाइन बोली गई है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है. अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी. सो यहाँ से स्टोरी शिफ्ट होती है 1913 में, जहाँ पर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम है ज्योति, जो यहाँ पर तुम्बाड़ में एक वाड़े में आती है. इस वाड़े का नाम होता है सरकार का वाड़ा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पंडित ही जिंदा होता है जिसका नाम होता है सरकार. और यहाँ पर आकर वो उसे सेक्सुअल प्लेजर देती है. इसके पीछे इसका रीजन था कि वो उसे एक सोने की मुद्रा यानी कि सोने की एक अशर्फी देते हैं. तो वहाँ पर सरकार उससे कहता है कि सोने की मुद्रा यूं ही नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है. वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है ज्योति के दोनों बच्चों पर, जिसमें बड़े बेटे का नाम होता है विनायक राव और वहीं पर छोटे बेटे का नाम होता है सदाशिव राव. ये दोनों ही बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह हर रोज एक बार के लिए सरकार के वाड़े में जाया करती थी. इस बार उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है. तो यहाँ पर दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं कि आखिर बुढ़िया को खाना कौन देगा. इस कहानी में एक बुढ़िया है जिसे कि ये सभी अपनी दादी कहकर बुलाते हैं, लेकिन बेसिकली ये दादी इनकी नहीं है, ये है लकड़ नानी सरकार की. अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि आप में से बहुत ही कम लोग या फिर शायद ना के बराबर लोग जानते होंगे. सो सबसे पहले होता है पोता, फिर बेटा, देन पापा और उसके बाद में होते हैं दादा. अब दादा के ऊपर होते हैं परदादा, उसके बाद में होते हैं सरदादा और उसके बाद में होते हैं लकड़ दादा. वैसे ही सेम टाइमलाइन मैटरनल साइड में भी लागू होती है, यानी कि नानी पोती, देन मम्मी, उसके बाद में नानी, उसके बाद में सर नानी, फिर परनानी और उसके बाद में लकड़ नानी. इस पूरे टाइम सिनेरियो को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि लकड़ नानी यानी कि उस बुढ़िया की एज करीब 200 साल से भी ऊपर है, जिसका पूरा शरीर सड़ गल चुका है, मगर आज भी उसमें जान है. रात को सदाशिव अपनी माँ से पूछता है कि क्या आज आपको सोने की मुद्रा मिली. तब वहां पर उसकी माँ गुस्से से कहती है कि वह कमानी पड़ती है, यूं ही नहीं मिल जाती. वहीं पर अगले दिन सीन शिफ्ट होता है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि सरकार की डेथ हो चुकी है और उसका दाह संस्कार करने के बाद में यहाँ पर ज्योति कहती है कि हम अगले ही दिन पुणे के लिए निकलेंगे. अब जैसा कि टाइम 1913 का दिखाया गया है, तो इस वक्त गाड़ी घोड़े यानी कि मोटरसाइकिल और कारों का होना एक बड़ी बात हुआ करती थी. इस गांव यानी कि तुम्बाड़ में ही सब कुछ नहीं हुआ करता था, जबकि पुणे में हुआ करता था. तो दोनों ही भाई इस बात से काफी एक्साइटेड थे कि अब हम यहाँ से पुणे के लिए शिफ्ट होने वाले हैं. मगर गलती से सदाशिव जिस पेड़ की टहनी पर बैठा था वो टूट जाती है और वहीं पर सदाशिव नीचे गिरकर घायल हो जाता है. उसकी माँ उसे वैद्य के पास में लेकर जाने के लिए निकलती है, तो वहां पर विनायक कहता है कि अगर बुढ़िया को भूख लगी तो क्या करूंगा. उसकी माँ कहती है कि उसे कुछ बनाकर खिला देना और अगर फिर भी वो ज्यादा चिल्लाए तो बोल देना, सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा. और उसके चले जाने के बाद में सेम वैसा ही होता है.
थोड़ी ही देर में दादी खाने के लिए कराहने लगती है। बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो। और जब विनायक राव उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए अपने घर में बड़े डब्बों को देखता है तो उसमें से काफ़ी सारा आटा उसके ऊपर गिर जाता है। अब जैसा कि उसे खाना बनाना नहीं आता था तो वह सीधा पहुंच जाता है दादी की आवाज़ सुनते हुए उसके पीछे, क्योंकि दादी कह रही थी, क्या तुझे खजाना चाहिए? अब यहाँ पर उसके मन में लालच था, इसलिए वह लालच के पीछे उसके पास में पहुंच जाता है, जहाँ उसकी दादी बताती है कि सरकार के वाड़े में खजाना है। अब यहाँ पर विनायक उससे और कुछ पूछता, मगर तभी वह दादी उस पर हावी हो जाती है, उसे पकड़कर मारने लगती है और कहती है, आज तो मैं तेरा गोश्त खाऊंगी, यानी कि आज मैं तेरा मांस खाऊंगी। विनायक काफ़ी कोशिश करता है कि उसे वो नाम याद आ जाए कि चुप कर दादी वरना असगर आ जाएगा, चुप कर वरना डमकर आ जाएगा, मगर उसे वो वर्ड याद नहीं आ पाता। तब दादी कहती है, क्या हुआ, भूल गया, नाम भूल गया? और वो उसे वापस खींचकर उसकी गर्दन काटने के लिए उसे अपने रूम में ले जाती है, मगर फाइनली वहाँ पर विनायक को वो वर्ड याद आ जाता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और यह वर्डिंग सुनते ही वहाँ पर वो दादी सो जाती है। इस वक्त तक विनायक की माँ भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है। तो यहाँ पर विनायक अपनी माँ से कहता है कि सदाशिव का क्या हुआ, क्या वह जिंदा है? तब उसकी माँ कहती है कि वह मर गया, हमें अभी यहाँ से निकलना है और हम यह गांव छोड़कर जा रहे हैं। फिर सुबह होते ही वो लोग एक पानी की नाव में बैठकर सतारा की ओर निकल रहे होते हैं। अब वहाँ पर विनायक अपनी माँ से कहता है कि सरकार का वाड़ा तो हमारा हुआ ना, क्योंकि हमने इतने टाइम तक उनकी सेवा करी है, तो इसके बदले हमें तो वह मिलना ही चाहिए। और अगर सरकार का वाड़ा नहीं तो कम से कम उसका खजाना तो हमारा होना चाहिए। तो उसकी माँ, जिसने अभी अभी जस्ट अपना एक बेटा खोया था, वो काफ़ी गुस्से में होती है। वो कहती है, लालची इंसान, तुझे चाहिए क्या? तुझे ये सोने की मुद्रा ही चाहिए ना, ले, और अब इसको लेकर चुप रह। मगर फिर भी विनायक अपनी माँ को कहता है, आखिर हम उस बुढ़िया को खाना ही नहीं देंगे, काफ़ी टाइम तक भूखा रखेंगे, तो फाइनली वो बुढ़िया हमें बता तो देगी कि खजाना कहाँ पड़ा है। मगर इस वक्त तक उसकी माँ यह बात जान चुकी थी कि लालच एक बुरी बला है, इसलिए वो अपने बेटे को अपनी कसम दिलाकर बोलती है, आज के बाद तो तुम्बाड़ यहाँ पर कभी नहीं आएगा, तुझे मेरी कसम। और इसी के साथ इस मूवी का चैप्टर फर्स्ट यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 15 साल, जहाँ पर हमें टाइमलाइन दिखाई जाती है 1933 की। यहाँ पर अब विनायक राव फिर से अपने गांव तुम्बाड़ आया होता है, क्योंकि उसके मन में आज तक वो लालच था उस खजाने को पाने का, जिसका दादी हमेशा से जिक्र किया करती थी। और इसी वजह से वह सबसे पहले अपने ही घर में पहुँचता है। लेकिन यहाँ पहुँचने पर वह देखता है कि उसके सीने में काफ़ी बड़ा पेड़ उग चुका है, मगर आज भी वह दादी जिंदा है। 15 साल बीत गए बिना कुछ खाए पिए, मगर फिर भी आज भी उसका दिल धड़क रहा होता है। वहाँ पर विनायक उससे पूछता है कि दादी आखिर खजाना कहाँ पर पड़ा है? तो दादी उससे कहती है, लालची, तू मानेगा नहीं। तो विनायक दादी से कहता है, अगर मैं इस खजाने को नहीं लूँगा तो मेरी जगह कोई और ले लेगा, तो क्यों ना हम वो खजाना आपस में बांट ले। तो दादी कहती है कि मुझे अब खजाना नहीं चाहिए, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। अगर मुझे कुछ खिला नहीं सकता है तो मुझे जान से मार दे, क्योंकि अब मैं और जीना नहीं चाहती। तो विनायक कहता है, ठीक है, डील रही हमारे बीच। आप मुझे उस खजाने तक पहुंचने का जरिया बता दीजिए और मैं आपको मुक्ति की ओर पहुंचा दूंगा। तब यहाँ पर उसकी दादी बताती है कि आज से कई सालों पहले की बात है, जब मैं कुएं में उतरने में सबसे तेज हुआ करती थी। तो इस बात से विनायक को पता चलता है कि खजाना किसी कुएं में है। और फाइनली 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद में विनायक राव को वह कुआं भी मिल जाता है, और साथ ही उसमें उतरना कैसे है ये भी उसे पता चल जाता है। मगर अंदर से सोना कैसे निकाला जाए ये उसे इस वक्त तक भी पता नहीं होता है, इसलिए वह वापस आकर अपनी दादी को पूछता है और दादी उसे वो राज बता देती है। और इसी के साथ यहाँ पर विनायक राव अपना कर्तव्य पूरा करता है, उसे जलाकर। सोने की मुद्रा को लेकर वापस जब विनायक राव अपने गांव में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने एक छोटा सा आटे का काम शुरू कर दिया है, जहां पर वह अनाज यानी कि गेहूं को पीसकर अपना गुजर बसर कर रही होती है। इस वक्त विनायक उस पर गुस्सा तो होता है, मगर उससे कहता है कि अब मैं तुझे रानी बना दूंगा, क्योंकि अब हमारे दिन बदलने वाले हैं और हमारे पास में काफ़ी पैसा आने वाला है। अगले दिन विनायक अपने आप ही हालत पूरी तरीके से ठीक करके अपने मुनीम के पास में जाता है। यह वही मुनीम था जिसका इस पर कभी किसी टाइम पर कर्ज हुआ करता था, 38 रुपये का। तो विनायक कहता है कि मेरे पास में एक स्वर्ण मुद्रा है, इसका कितना दाम होगा? तो वहाँ पर वह मुनीम, जिसका नाम होता है राघव, उसे बताता है कि इस मुद्रा की कीमत करीब 100 रुपये होगी। और इसी के साथ विनायक का 38 रुपये का जो मूलधन था वो भी चूक जाता है
और साथ ही उसे 62 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास ऐसी 3 और हैं, खरीदना चाहोगे? और अब इसी तरीके से दिन बदलते जाते हैं। विनायक काफ़ी बार तुम्बाड़ में जाकर हर वक्त वहाँ से कुछ सोने की मुद्राएं लेकर आता है, मगर किसी वक्त सिर्फ 2 भी होती है। तो हर बार मुनि मुझसे पूछता है कि आखिर तुम यह सब लाते कहाँ से हो, कहीं ये चोरी का माल तो नहीं है? विनायक कहता है ये मेरे पुश्तैनी आभूषण है, आपको इससे क्या कि मैं कहाँ से लाता हूँ और कहाँ से नहीं लाता हूँ, और ये चोरी का माल तो नहीं है। विनायक कहता है बस ये चोरी का माल नहीं है। और अब धीरे धीरे करके विनायक के पास में काफ़ी अच्छा घर हो जाता है और इसी के साथ उसकी कामुकता भी बढ़ती जाती है। एक दिन जब राघव मार्केट में जा रहा होता है तो उसे एक पुलिस वाला जिसका नाम होता है सार्जेंट कूपर उसे आकर कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुमने मुझसे जो ओपीएम के लिए जगह मांगी थी, अगर मैं इस काम पर कार्यरत होता तो मैं तुम्हारा वो काम करवा देता। ओपीएम का मतलब होता है ऑफिस पर्सनल मैनेजमेंट, जिसके लिए राघव ने कूपर को अर्जी लगाई थी। मगर कूपर के पास में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही बचा होता है इस तुम्बाड़ से ट्रांसफर होने का। राघव विधायक के घर पहुंचता है और उसे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे अपना भागीदार बना लो, इससे रिस्क भी डिवाइड हो जाएगी और साथ ही मैं तुम्हारे पैसों का ख्याल भी रख पाऊंगा, क्योंकि तुम मैनेज तो कर नहीं पाते होंगे। तो विनायक कहता है कि मैं अपना काम संभाल लूंगा, आप अपना काम देखिए। और ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अब सिर्फ 7 दिन बचे होते हैं कूपर के ट्रांसफ़र में। तो राघव सोचता है कि क्यों न मैं तुम्बाड़ जाने से पहले विनायक राव को यही सतारा में रोक दूं और मैं खुद जाकर तुम्बाड़ उस गांव में जाकर वहां से खजाना निकालने की कोशिश करूं। इसलिए अपने गांव की वेश्या को वो 50 रुपये में खरीदता है और उसे लाकर विनायक राव को दे देता है ताकि वह 2 दिन उसके साथ में बिजी रहे और इन्हीं 2 दिनों के अंदर वह तुम्बाड़ जाकर खजाना लूट ले। मगर रात को वह लड़की 100 रुपये के लालच में आकर विनायक राव को सब कुछ सच सच बता देती है कि यहाँ पर मुझे राघव ने तुम्हें 2 दिन तक रोकने के लिए भेजा है। इन 2 दिनों में वह खुद तुम्बाड़ जाकर उस खजाने की खोज करेगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है तुम्बाड़ में, जहाँ पर अब राघव पहुँच चुका होता है, लेकिन तेज चालाक विनायक राव भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वो उसकी हर कदम पर नजर रखे हुए होता है। मगर फिर भी वह सारे उसे अपनी नक्षत्र राज और सब कुछ बताने लगता है कि वह कब क्या कहा जा रहा है, क्या कर रहा है। राघव देखता है कि अभी जस्ट विनायक छोटे से ट्रेन के साथ में कुएं में उतरा और वापस से कुछ सोने की मुद्राएं लेकर निकला। इसका मतलब यह था कि मुद्रा उस कुएं के अंदर थी और वहां से विनायक चले जाने के बाद में राघव भी उसे कुएं में उतरता है। उसके अंदर एक इंटरनल रास्ता होता है काफ़ी दूर तक का। वो वहां पर जाता है और फिर अंदर गहराई में जाता है। वहां पर उसे एक बड़ा सा लोहे का ट्रंक मिलता है जिसके ऊपर पूर्ति की देवी बनी होती है और उसके ऊपर एक रस्सी लटक रही होती है काफ़ी गहराई तक। काफ़ी हिम्मत के साथ में राघव उस जगह तक उतर जाता है और वहाँ पर देखने के बाद में हमें दिखाई दे जाती है पूर्ति की देवी की कोख, जहाँ की दीवारें लाल कलर की होती है और साथ ही ऐसा महसूस होता है कि कोई सांस ले रहा है। वहाँ पर लार्वा भी होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि अब राघव के शरीर पर लग चुका होता है। तभी उसकी नज़र एक छोटे से बटन पर पड़ती है, तो वह जब खोल कर देखता है तो उसे उसके अंदर एक आटे की गुड़िया मिलती है और जैसे ही अनाज की खुशबू अस्तर को आती है तो वहाँ पर वह अनाज के साथ साथ राघव को भी खा जाता है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर विनायक भी पहुँचता है और देखता है कि जो हाल उसकी दादी का हुआ था वही हाल राघव का हो चुका है। मगर राघव ने किसी वक्त उसकी मदद करी थी, उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो वहाँ उसे दर्द में नहीं छोड़ सकता था। मगर राघव ने किसी वक्त उसकी मदद करी थी, उसे जब पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो वहाँ उसे दर्द में नहीं छोड़ सकता था। वो उसे मुक्त कर देता है। अब यहाँ पर वही बात लागू होती है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। अभी वरदान ये क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली कभी भी इंसान अमर नहीं हो सकता, मगर हस्तर का ये श्राप था कि जो भी उसके संपर्क में आएगा या फिर जिसे वो काट लेगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मगर अमर होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम यह भी थी कि उसका पूरा शरीर सड़ गल जाएगा। हालांकि उस इंसान को पता तो होगा कि सोने की मुद्रा कहाँ और कैसे मिलती है। ये बात एक वरदान ज़रूर है, मगर ऐसी कष्टदायक जिंदगी कौन पाना चाहता है। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। यहाँ से कहानी पहुँचती है इसके 3rd चैप्टर में, जहाँ पर हमें ईयर बताया जाता है 1947 का। इस वक्त तक विनायक राव के 3 बच्चे भी हो चुके थे, 2 लड़कियाँ जो कि ट्विंस होती हैं और एक बड़ा बेटा जिसका नाम होता है पांडुरंग। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पांडुरंग एक पैर से हपाइज यानी कि ठीक से चल नहीं पाता, मगर फिर भी विनायक राव उसे कुएं में उतरकर सोने की मुद्रा लाने का एक छोटा सा वर्क स्टेशन बनाकर देता है, जहाँ पर वह रोज प्रैक्टिस करके अपने नंबर्स काउंट करता था कि आज उसने कितनी मुद्राएं उठाई हैं और कितने टाइम के अंदर उसने वो लाइन क्रॉस की है। अब जैसा कि यह टाइम स्वतंत्रता सेनानियों का था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उस तुम्बाड़ के वाड़े को कम्प्लीटली सील कर देने
या फिर उसे अपने अंडर में कर लेने के सारे रिकॉर्ड पास कर दिए थे। और अब जब यह बात विनायक राव को पता चलती है कि अभी अवाड़ा गवर्नमेंट के इंटरनल सेगमेंट पर आने वाला है, तो वह वहाँ पर कैसे जाएगा और कैसे आखिरकार उन्हें सोने की मुद्रा को वापस लाएगा। अब जैसे कि विनायक राव काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, उसके शरीर के अंदर ताकत खत्म हो रही थी बार बार रस्सी से उतरने और चढ़ने की वजह से। इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह अपनी बेटी को वहाँ पर ले जाकर इस बात की ट्रेनिंग देगा। और इसी के साथ यह दोनों सीधे पहुँच जाते हैं अपनी कार की मदद से तुम्बाड़ में। वहाँ पर पहुँचने के बाद में विनायक राव अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और कहता है इसमें पत्थर भी डाल दिया कर, क्योंकि यह अस्तर पत्थर भी चबा जाता है। इससे चोरी करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। मगर वह डफर पांडुरंग एक छोटी सी आटे की घड़ी अपने साथ ले आया था और जैसे वह बाहर निकालता है तो उसके पीछे पड़ जाता है हस्तर। मगर जैसे तैसे वहाँ से विनायक राव अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और पांडुरंग उसके पीछे की पोटली खोलकर कुछ अशरफी अपने पास रख लेता है। अब जब ऊपर आता है तो सबसे पहले तो विनायक उसे खूब धोता है, उसे चाटे चाटे लगाता है कि तू पागल है क्या, मर सकते थे हम, तुझे पता नहीं है मैंने मना किया था कि आटे को वहाँ पर नहीं लेकर जाना, तू आखिर लेकर क्यों गया। तो पांडुरंग कहता है सॉरी पापा, अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। घर आने पर जब अपनी पहली मुद्रा यानी कि पहली अशरफी पांडुरंग अपनी माँ को दिखाता है तो उसकी माँ पूछती है कि तूने वहाँ पर क्या देखा और आखिर ये तुझे कैसे मिली। तो पांडुरंग अपनी माँ को कहता है कि यह सब बाबा और मैं देख लेंगे, तू खाली घर संभाल आई। इसका मतलब यह था कि आज तक यह राज सिर्फ और सिर्फ विनायक राव ही जानता था कि वह किस तरीके से नीचे उस कुएं में जाकर इन मुद्राओं को इकट्ठा करता है। और अब जैसा कि लालची और कामुकता इस पूरे परिवार की सदियों पीढ़ी में थी, तो विनायक राव का बेटा पांडुरंग भी इसी कामुकता की वजह से उसी प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जिस तरीके से मेरे पापा तेरे पास आते थे, मैं भी बड़ा होकर तेरे पास ही आऊँगा। और वह गिफ्ट में अपनी पहली कमाई यानी कि अपनी पहली सोने की मुद्रा उसे दे देता है। रात को जब विनायक राव इस बंदी के पास में पहुंचता है तो वहां से सोने की मुद्रा दिखती है। कहती है कि मुझे पांडुरंग ने दी है। तो इस बात से विनायक राव का खोपड़ा घूम जाता है। वो सीधा घर आकर पांडुरंग को फिर कूटता है, पटक पटक कर धोता है। तुझे लड़कियां चाहिए, मार खाएगा, बड़ा बनेगा, मेरी कॉपी करेगा। एक तो वैसे ही ये वाड़ा अब सरकार के थ्रू जाने वाला है, तो अब मैं वैसे भी वहां नहीं जा सकता और तू लालची उस लड़की को पाना चाहता है। तेरे जैसा निकम्मा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। मगर जूते खाते वक्त भी पांडुरंग के माइंड के अंदर लालचीपन नहीं जाता। वो कहता है कि कुछ ही टाइम में हम ज़्यादा पैसा कमा ले तो, क्योंकि हम एक एक करके उसे गुड़िया देते हैं। अगर क्या हुआ हम उसे बहुत सारी गुड़िया एक बार में दे दें, वो खाने में काफ़ी बिजी हो जाएगा और हमारे पास में काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा उन सोने की मुद्राओं को उठाकर वापस से यहाँ लाने के लिए। यहाँ पर विनायक राव सोचता है कि आइडिया मेरे पास में क्यों नहीं आया, और अगले ही दिन से इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी बीवी को लेकर काफ़ी सारे आटे के पैकेट अपने साथ में लेकर अपने बेटे के साथ में तुम्बाड़ पहुंच जाता है। और कुएं में जाने से पहले एक बड़ा सा आटे का घेरा बना देते हैं उस टनल के चारों तरफ। और अंदर पहुंचकर अब जैसे ही वहां पर विनायक राव एक की जगह दो गुड़िया निकालता है तो वहां पर हस्तर के भी एक की जगह दो रूप हो जाते हैं। और वहीं दूसरे थैले में से पांडुरंग बाकी सारी गुड़ियाएं निकालता है तो जितनी गुड़ियाएं होती हैं उतने ही ज़्यादा हस्तर बढ़ जाते हैं। यह देख के तो विनायक राव की आंखें दंग रह जाती है, मगर उनके इर्द गिर्द जो आटे का घेरा था उसकी वजह से वह हस्तर उस घेरे में नहीं आ सकता था। अब यहाँ पर यह चीज़ भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली हस्तर ने जब पूर्ति की देवी यानी कि अपनी माँ से सोना सारा चुरा लिया था और जब वो अनाज लेने वाला था तो सारे के सारे देवताओं ने उसे भस्म कर दिया था। तो पूर्ति की देवी की यही शर्त थी कि वो अनाज को कभी छू नहीं पाएगा। इसका मतलब यह था कि जो घेरा बनाया गया है वो उसे पार नहीं कर सकता था। मगर इंसान के द्वारा अगर उसे अनाज दिया जाता है तो इसका मतलब है कि हस्तर खुद उनसे छीन नहीं रहा बल्कि इंसान उसे लाकर दे रहा है। तो वह 10 जन्मों का भूखा हस्तर उसे खाने से पीछे क्यों हटेगा। इतने सारे हस्तरों को देखकर वहां पर पांडुरंग तो बिल्कुल बेहोश सा हो जाता है। और अब काफ़ी रात हो चुकी थी जब विनायक और उसका बेटा पांडुरंग उसी घेरे के अंदर थे और इंतजार कर रहे थे कि जैसे जैसे गुड़ियाएं खत्म हो वैसे वैसे हस्तरों की संख्या भी कम होती जाए। मगर फाइनली उनके पास में एक और बड़ी गुड़िया भी पड़ी थी। इसका मतलब यह था कि अगर एक गुड़िया मौजूद है तो एक हस्तर अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पर विनायक राव अपने आप को सेक्रीफाइस के अलावा और कुछ भी नहीं सोच पाता और वह उसी एक बड़ी सी गुड़िया से काफ़ी सारी छोटी छोटी गोलियां बनाकर अपनी पूरी बॉडी पर बांध लेता है। और उसका बेटा पांडुरंग उसे देखकर रोता भी है और कहता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हो। मगर अपने बेटे की जान बचाने के लिए विनायक को यही सबसे सुटेबल आइडिया लगता है और अब वह खुद इस घेरे से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है कई सारे हस्तर उसके पीछे पड़ जाते हैं। मगर जैसे कि ये शर्त थी कि हस्तर कभी भी आटे के घेरे को पार नहीं कर पाएगा, तो जैसे ही हस्तर बाहर ट्रंक वाले गहरे पर
टच होता है वो सभी वहाँ से भस्म होते जाते हैं। और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जिस वक्त सारे के सारे हस्तर मारे जाते हैं और यहाँ से पांडुरंग अपनी जान बचाकर उस पूरे ट्रंक से बाहर आकर यानी कि देवी की कोख से बाहर आकर उस कुएं से निकल जाता है। मगर जब वह बाहर निकलकर देखता है तो उसे अपने पिता विनायक राव मिलते हैं, जिनका भी वही हश्र हो चुका था जो कि दादी और राघव का हुआ था। वहाँ पर विनायक अपने बेटे को सोने की मुद्राओं की एक पोटली देता है और कहता है कि ले, तुझे यही चाहिए था ना, इसी के लिए तो यहाँ तक आया था ना, ले जाओ मुझसे, रिपीट, ले जाओ मुझसे। मगर तभी पांडुरंग को अपने पिता की वही बात याद आती है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है, मगर उस वरदान की वजह से अमर तो हो जाएंगे, मगर वह जिंदगी भी क्या जिंदगी जब पूरा शरीर ही सड़गल जाएगा। और इसी वजह से इस वक्त वह लालच यानी कि सोने की मुद्राओं को न लेकर अपने पिता की मुक्ति के बारे में सोचकर उन्हें जला देता है। और इसी के साथ यह मास्टरपीस मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इससे हमें एक मोरल मिलता है कि लालच बुरी बला है। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।